Good morning, students. I welcome you all in class 11 tutorial classes. The chapter is The Living World Under the Diversity in the Living Organism. Start. What is living? So, the objects having the characteristics of cellular organization, growth, reproduction, ability to sense environment, give response, metabolism, consciousness, and many more other things are considered to be as the characteristics of the living. Even if I'm going to ask a question to a small class third student, that person can also answer. But as you are in class 11th, we are going to consider only some of the main characteristics. So basically when it's a point to the growth, अगर हम growth की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि growth क्या है? Increase in mass or number of cells characterize the growth. Now we have two type of the growth. One is limited, another one is अनलिमिटेड. अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं. सो इट इज़ मैंशन दैट प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ. वेयर इज़ द एनिमल्स दे ग्रो ओनली टू सर्टेन एज. अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, सो दे शो द एक्सटर्नली ग्रोथ. एक्सटर्नल ग्रोथ दे शो कैसे? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे अगर हमने एक रॉक्स की बात की, माउंटेन्स की बात की, तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है उसके ऊपर और डस्ट के पार्टिकल सबमिट होते हुए चले जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है और इस वजह से उसका ओवरऑल मास इंक्रीज हो जाता है. जबकि जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड. इसी वजह से दिस इज़ द रीज़न ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बींग्स. देखो यहाँ पे दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग. डिफाइनिंग वो होते हैं जिसमें हमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, जिसमें कोई उसका दूसरा हम उसमें कोई पॉइंट नहीं रख सकते कि ये चीज़ नहीं हो सकती. अब यहाँ अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के दो डाइविजन्स हो गए कि लिमिटेड भी है, अनलिमिटेड भी है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है. तो हम इसे लिविंग या नॉन लिविंग का मेन आधार नहीं मान सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. और इसके अलावा अगर हम मेन पॉइंट देखें तो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स इन विच मास इज डिक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड जर्मिनेटिंग पोटैटो ट्यूबर डिक्रीज भी होते हैं. अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स टू प्रोड्यूस प्रोजेनीज प्रोसेसिंग द फीचर्स ऑफ देयर ओन टाइप. एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, आने वाली जनरेशन को फॉर द सर्वाइवल प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अभी दो तरह के होते हैं, वन इज़ अ सेक्शुअल, अनदर वन इज़ अ एसेक्शुअल टाइप. अगर हम बात करें फंगस की तो दे प्रोड्यूस द स्पोर्स फॉर एसेक्शुअल और बाय द एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. स्पोर्स की हेल्प से ये करते हैं. जबकि ऑर्गेनिज्म लाइक प्लिनेरिया दे रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन इन विच अ फ्रेगमेंट ऑफ बॉडी फॉर्म्स होल ऑर्गेनिज्म. तो प्लिनेरिया के केस में क्या हमारे पास फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है. उसके बाद हमारे फंजाई या फंगस, फिलामेंटस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन. एंड सिमिलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साइनोनियम्स हैं. हम इसमें से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि उसमें ये ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ रहे हैं. बाय द सेल डिवीजन इट टेक प्लेस. इसीलिए हम इससे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है. पहला पॉइंट. दूसरा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. सो इट कैन अगेन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. अगर हम one more question we can have, the growth and the reproduction cannot be considered to be as a defining property. तो हम दोनों का आंसर लिखेंगे, क्योंकि growth is in some of the living it is limited and in some of the organism it is unlimited. Similarly, in case of the reproduction we can write the some of the organism there they do not produce, but they shows the characteristics of other living, so they cannot be considered to be as a defining property of the living beings. Now the metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. नाउ मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप. वन इज कॉल्ड एज अ एनाबॉलिक और सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ कैटाबॉलिक. सो जितने भी रिएक्शंस होते हैं हम उन्हें वैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसे हम मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं, और इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसलिए ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तो हमें पता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक माइन्यूट, एक स्मॉलेस्ट पार्ट से बना हुआ, दैट इज द सेल. जैसे अगर हम सेल की डेफिनेशन कहते हैं, सेल इज द डिफाइनिंग प्रॉपर, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड यूनिट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लास 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं.
तो बेसिकली हमारे पास ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी कि सेल से बनते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। अपने आसपास में हमारे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम उसे सेंस कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर सन रेज पड़ रही है तो हम उसको अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। अगर बारिश आ रही होती है तो हम कमरे के अंदर भाग जाते हैं। गर्मी लग रही होती है वी यूज टू स्विच ऑन द फैन बिकॉज वी फील वी सेंस इट। सो बेसिकली लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, ETC, इन सारे फैक्टर्स को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्हें सेंस करते हैं। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगेन इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक हमने कुछ ऐसे पढ़े कि कुछ डिफाइनिंग होती हैं, कुछ नॉन डिफाइनिंग होती हैं। जो डिफाइनिंग है उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, बट जो नॉन डिफाइनिंग है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन उसमें एक्सेप्शंस है। सो यू नीड टू रिमेंबर द 2 exceptions ऑफ दैट. Next is your living organism can be considered as a self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. अब क्या होता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कह सकते हैं। जैसे आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा होगा DNA के केसेस में सुना होगा, इट कैन डू दैट। तो रेप्लिकेशन कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है अपने आप को, और सेल्फ रेगुलेट कर सकता है अपनी बॉडी को। जैसे हमें होम्योस्टैटिसिस वर्ड पढ़ा है, तो बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से ये अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आसपास में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, स्टिल वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द कैटेगराइजेशन इन दैम. So it described as a number of species ranges from 1.7 to 1.8 million. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि we have not that much number of the species around, and that is 1.7 to 1.8 million. So as we all know, हर स्टेट में हर लैंग्वेज में we used to consider we have different names of them. So local names of organism may not be applied at a global language. If I will give you an example of a dog, तो जैसे उसे केरल में या साउथ में उसे अलग नाम से बोला जाता है, पंजाब में शायद उसका अलग नेम होता है, पर हम उसका उस वर्ड को अगर हम किसी फॉरनर से बोलेंगे या ग्लोबली वी आर गोइंग टू टॉक टू समवन अबाउट ऑफ दैट एनिमल, सो दे आर अनएबल टू know about of that. Not only there but even in India we cannot. So scientific names are given to organism after identification acceptable at global level. तो हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नेम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने किसी को भी होमो सैपियंस बोला थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हम सबको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द ह्यूमन। अगर हमने मैंगीफेरा इंडिका बोला तो वी ऑल नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द मैंगो। सो वी हैव द साइंटिफिक नेम्स जो हम एक ऑर्गेनिजम्स को देते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन. Now nomenclature is done as per criteria given in ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. ये आपको फुल फॉर्म पक्का याद करना है. नेक्स्ट वन इज ICZN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. अब यहाँ पे दो चीज़ें, बोटानिकल स्टैंड्स फॉर द प्लांट्स एंड द जूलॉजिकल स्टैंड्स फॉर द एनिमल. आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जू में क्या होता है, बेसिकली एनिमल्स आर देयर, द जूलॉजिकल स्टैंड्स फॉर द एनिमल्स. Now we have the binomial nomenclature. So binomial nomenclature means consisting of the two words. Let's start. The first one is Carl Linnaeus. He was the first word is generic name and the second word is specific epithet. और जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया मैंगीफेरा इंडिका या होमो सैपियंस, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनरिक नेम है और जो सेकंड वर्ड है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, या फिर you can say it is in a species. So names are in Latin or Latinized word. Names if handwritten are separately underlined and if printed are italicized. इसका जो origin होता है वर्ड का वो लैटिन ही होता है हमेशा, और जब हम उसे लिखते हैं, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उनको नीचे अंडरलाइन करना होता है, और अगर हम उन्हें प्रिंट करा रहे हैं तो वो इटैलिसाइज्ड होंगे, इटालियन वे में लिखे जाएंगे. द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स एंड द सेकेंड वर्ड इज ऑलवेज विद द स्मॉल लेटर. द नेम ऑफ द ऑथर इन लास्ट एज एब्रीविएशन. लास्ट में एक एब्रीविएशन के रूप में हम ये लिख देते हैं कि हु डिड द रिसर्च ऑन इट एंड हु डिस्कवर्ड इट एंड एवरीथिंग, हु हैज गिवन द नेम एंड एवरीथिंग. Name of the author and last as abbreviation. For ease of study, organisms are classified into groups or categories known as a taxa. हमने अपनी ease के लिए सारे organisms को classified किया in the groups, ठीक है.
और कैटेगरीज जिसका नाम है टेक्सा। तो अगर आपकी डेफिनेशन थी व्हाट इज अ टेक्सा, तो हम कहेंगे टेक्सास आर द ग्रुप्स ऑफ द कैटेगरीज। Taxons are the groups of the categories in which we will classify an organism for the ease of the study. For the ease of study, yes. तो हमारे पास क्या है, taxon may be dogs, mammals, wheat, rice, etc. So we have the next definition, that is a process of classification into different taxa is called taxonomy. Taxonomy is a process of classification into different taxa. और taxa क्या होती है हमारे पास, ग्रुप और कैटेगरीज थी। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। अगर हम किसी चीज़ की टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, मतलब हम पूरा पढ़ रहे हैं कि हम होमो सैपियंस तक कहाँ तक आए, तो ऊपर से लेके नीचे तक जब तक हम आएंगे हमें उसमें आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा, उन्हें क्लासीफाई करना होगा डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टैक्सेस में, एंड देन हमें उसकी नेमिंग करनी होगी। सिस्टमैटिक स्टडीज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी हैव द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. Each rank or category of classification is termed as a taxonomic category. अभी तक हमने पढ़ा था कि we have the groups categories that is called as a taxa, right? अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हम इसको बोलते हैं कीप, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईच रैंक और जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, हम उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये सारी हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और इसी अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन सीक्वेंस, इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। हमारे पास क्या है, स्पीशीज़ है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी, एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। अब इसमें स्पीशीज़ क्या हमारे पास, जो नेक्स्ट वाली लिखी हुई है इंडिका, जो आगे लिखा हुआ है विद अ कैपिटल लेटर दैट इज योर जीनस, ठीक है। जब पैंथरा इज अ जीनस विच इंक्लूड्स लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। ये तीनों के जीनस तो सेम है पैंथरा, बट इन सब की स्पीशीज़ क्या है, डिफरेंट है। तो जो स्पीशीज़ होती हैं वो हमारे पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ रखती हैं, मतलब सबसे रेयरेस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो एक में होंगे, तब वो एक स्पीशीज़ बनता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से हम जीनस को डिफाइन करते हैं। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उसे बोल देते हैं जीनस। नेक्स्ट हो जाता है फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, स्पीशीज़ था सबसे पहले, हमने कहा कॉमन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। फिर हम जब जीनस में चले गए तो हम कहेंगे स्पीशीज़ जैसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, कॉमन स्पीशीज़ विद कॉमन कैरेक्टर्स। फिर हम उसे फैमिली में चले जाएंगे तो हम कहेंगे जीनस जैसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, सेम जीनस जैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर ऐसे ऑर्डर में चले जाएंगे तो उसमें फैमिलीज होनी चाहिए, फैमिली में फिर हम क्लास, फिर फाइलम, ऐसे ऊपर चले जाएंगे। एंड अल्टीमेटली वी हैव द डिफरेंट example I have written, you can see and can read it out. Like family में we have the genus Solanum, Petunia and Datura, belongs to one family Solanaceae, potato वाली family. Now the group of the related families, the families Convallaceae, Solanaceae belongs to the one order Polymonaceae, ऐसे क्लास में है। So what you have to do in this first part is that you need to learn what is the definition of the taxonomic hierarchy. You need to learn the sequence, and after that you have to learn about the examples and about all the taxonomic categories. Now we have one more thing, जैसे मैन का दे रखा है, होमो सैपियंस इज देयर, सो द जीनस इज होमो, family is hominid, order is the primata, class is mammalia, phylum is chordata. Okay, one more thing you need to remember, and others are also given, that is given in your NCERT book also. One more thing that you have to remember is that just read the name. Man is Homo sapiens, housefly is Musca domestica, mango is the Mangifera indica, and wheat is the Triticum aestivum. A होगा, sorry, A is missing from here. Triticum aestivum. Triticum A is written here, ऊपर लिख दिया है वो, aestivum आएगा. Okay, when you have you can see that phylum and division, two words are given. The phylum is used for the animal, where the division is used for the plants.